आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आप लोग को वाटर के बारे में, जल के बारे में। आज हम जानेंगे कि जल क्या होता है, जल की बनावट क्या होती है, जल का उपयोग कहाँ होता है और जल कितने प्रकार के होता है। हम लोग जनरली जो है ना आम भाषा में जानते हैं, सिर्फ हम लोग जो पीने वाले पानी को बस हम जल जानते हैं, इतना तक ही सीमित नहीं है। आज उसके कुछ बेसिक नॉलेज जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जल का, वाटर। ये जो पानी होता है बच्चों, ये अकार्बनिक यौगिकों होता है। अकार्बनिक यौगिक का मतलब है जिस यौगिक में कार्बन नहीं मिला हो। सबसे पहले आप यौगिक समझ लीजिए। 7th क्लास से हम यौगिक मिश्रण तत्व के को परिभाषित किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं यौगिक किसको कहा जाता है। जो फार्मूला बना दे, दो सूत्र बना दे, उसको हम यौगिक कहते हैं। जो सूत्र बना दे उसको हम यौगिक कहते हैं। और जिस यौगिक में कार्बन नहीं हो या अदर चीज कुछ मिलावट नहीं हो उसको अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। बच्चों उसको क्या कहते हैं? अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। मैंने यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिखा है अकार्बनिक यौगिक होता है। जल जो होता है, पानी जो होता है बच्चों, अकार्बनिक यौगिक होता है। कहने का मतलब है जिस पानी में कार्बन नहीं मिला हुआ हो या अदर चीज नहीं मिला हुआ हो उसको हम कहते हैं अकार्बनिक यौगिक। इसलिए हम लोग पानी का सूत्र H2O लिखते हैं। अब बात करते हैं सर, यहाँ पे मैंने बताया आपको यौगिक किसको कहा जाता है? जो सूत्र दे दे, जो फार्मूला दे दे। यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर एक सूत्र बना दिया, फिर यौगिक का निर्माण कर दिया। जब एक तत्व एक से अधिक तत्वों के साथ संयोजित होकर क्या कर यौगिक बना देता है, कंपाउंड बना देता है, उसको हम क्या कहते हैं? यौगिक। तो यहाँ पे H2O यौगिक है। सर कैसा यौगिक है? तो अकार्बनिक यौगिक है। बच्चों कैसा यौगिक है? तो ये अकार्बनिक यौगिक है। अब हम बात करते हैं सर पानी का कोणीय संरचना कैसी होती है। हर चीज की संरचना होती है। जैसे मनुष्य की बात किया जाए तो मनुष्य की संरचना आप लोग कहते हैं ना, इसकी मुंह की बनावट ऐसी है, इसकी जन्म मतलब छोटा, इसमें क्या है? ये संरचना है जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं इसको? इंग्लिश में स्ट्रक्चर। आपसे यदि पूछा जाए पानी का कोणीय संरचना कितना होता है तो 104 डिग्री बोलेंगे, 104। अब पानी सर कैसा होता है? रंगहीन होता है बच्चों, उसका कोई भी कलर नहीं होता है। गंधहीन होता है, उससे कोई भी गंध नहीं निकलता है। और वह स्वादहीन होता है, उसका कोई भी स्वाद नहीं होता है। तो बच्चों आपने क्या जाना? पानी जो है रंगीन होता है, गंधहीन होता है और स्वादहीन होता है। आपसे पूछा जाए कि पानी होता है, ए में रहेगा बच्चों रंगहीन, बी में रहेगा गंधहीन, सी में रहेगा स्वादहीन और डी में रहेगा सभी। तो आपको टिक करना होगा सभी को, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया? पानी जो होता है रंगहीन होता है, गंधहीन होता है। जिसका कोई रंग नहीं हो उसको रंगहीन कहते हैं, जिसमें कोई गंध नहीं हो उसको गंधहीन कहते हैं, और जिसमें कोई स्वाद नहीं हो उसको स्वादहीन कहते हैं। तो बच्चों पानी जो है ना रंगीन, गंधहीन, स्वादहीन होता है। नेक्स्ट की बात करते हैं पानी का घनत्व, जिसको इंग्लिश में डेनिसिटी कहते हैं बच्चों। वाटर क्या कहते हैं? इसको डेनिसिटी कहते हैं। तो पानी का डेनिसिटी यदि पूछा जाए तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड कितना होता है बच्चों? 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यदि आपको वाटर का पूछा जाए कि घनत्व बताइए, डेनिसिटी बताइए, तो बच्चों 4 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट की बात करूं अब तो सर ये तो जल का बेसिक नॉलेज आपने बताया, बेसिक चीज मैंने बताया। अब हम बात करते हैं कि जल के प्रकार। अभी तक हम जल का प्रयोग करते हैं, सिर्फ इतना जानते हैं कि जो पानी हम पीते हैं वो जल है, लेकिन नहीं, आज हम जानेंगे कि जल के प्रकार भी होता है बच्चों। जल 4 प्रकार का होता है। एक आशुद्ध जल जिसको डिस्टिल वाटर कहते हैं, दूसरा होता है मृदु जल जिसको सॉफ्ट वाटर कहते हैं, तीसरा होता है कठोर जल जिसको हार्ड वाटर कहते हैं, और चौथा होता है भारी जल जिसको हेवी वाटर कहते हैं। आपने क्या जाना? अभी तक आपने जाना कि जल 4 प्रकार के होता है। अशुद्ध जल, मृदु जल, कठोर जल, भारी जल। इंग्लिश में बात करूं तो डिस्टिल वाटर, सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर, हेवी वाटर। तो आपने क्या जाना? 4 प्रकार के जल होता है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि
आसुत जल क्या होता है, उसका प्रयोग कैसे होता है, वो कैसे बनता है। नेक्स्ट में जानेंगे कि मृदु जल क्या होता है, इसका उपयोग कहाँ होता है, इसका निर्माण कैसे होता है। नेक्स्ट जानेंगे बच्चों कठोर जल, हार्ड वाटर, ये जल कहाँ पाया जाता है, इसका उपयोग कहाँ होता है और हम लोग जो है इसको उपयोग करते हैं या नहीं। नेक्स्ट जानेंगे भारी जल, जिसको हेवी वाटर कहते हैं। बच्चों वीडियो आज थोड़ी सी लंबी होगी, क्योंकि मैं आपको सिर्फ जल पे इतना बता के ख़त्म करने वाला नहीं हूँ। आज वाटर से रिलेटेड आपकी जितनी भी बेसिक नॉलेज होगी मैं सारे इसी वीडियो में कंप्लीट करूँगा। तो वीडियो को स्किप ना करें। यदि आपको सच में नॉलेज लेना हो, यदि आपको समझना हो, तो बच्चों आप वीडियो के स्किप ना करें और पूरा वीडियो देखें, तब जाके आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो बच्चों सबसे पहले मैं बात करूँ अब आसुत जल का, जिसको डिस्टिल वाटर कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पे मैंने डिस्टिल वाटर के बारे में मैं कुछ पॉइंट लिखा हूँ, आप देख सकते हैं। आसुत जल, डिस्टिल वाटर। सर आसुत जल जो होता है शुद्धतम जल होता है। पानी के ये 4 प्रकार होता है, 4 प्रकार में आसुत जल को सबसे शुद्ध जल माना जाता है। बच्चों आसुत जल को सबसे शुद्ध जल माना जाता है, इसलिए इसका जो है H2O बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट बात करूं तो सर शुद्ध आसुत जल का 0 ppm होता है। सर आसुत जल किसको कहते हैं, सबसे पहले हमको ये बताइए। जिस जल में बच्चों कोई भी अशुद्धि चीज नहीं मिला हुआ हो उसको हम आसुत जल कहते हैं। इसलिए बच्चे यहाँ पे 0 ppm का मतलब होता है कि आसुत जल का 0 ppm होता है, क्योंकि आसुत जल में कोई भी अदर चीज नहीं मिला हुआ होता है, जिसके कारण इसका 0 ppm होता है। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि आसुत जल का 0 ppm क्यों होता है। आप बोलेंगे कि आसुत जल शुद्धतम जल होता है, इस जल में अदर चीज नहीं मिला हुआ रहता है, इसलिए इसका 0 ppm होता है। नेक्स्ट बात करूं बच्चों, आसुत जल आसवन विधि द्वारा हम लोग प्राप्त करते हैं। सर ये नॉर्मल वाटर नहीं होता है, इसको हमको आसवन विधि द्वारा इसको क्या किया जाता है, इसको जो है ना बनाया जाता है। तो सर आसवन विधि क्या होता है, इस चीज को समझाइए। बच्चों किया क्या जाता है, आपके जो नॉर्मल वाटर होता है उस नॉर्मल वाटर को गर्म किया जाता है, और गर्म करने के बाद जब वो वाष्प के रूप में बढ़ता है तो देखेंगे आप कोई बर्तन रखते हैं या मम्मी लोग जो खाना बनाती है आप देखे होंगे, यदि कोई हम ढक्कन रखते हैं ऊपर में, तो जब वो पानी बॉयल होता है पानी गर्म होता है तो वो जो भाप निकलता है, तो वो भाप जो है उस पेंदी में उस ढक्कन में जाके जो है क्या होता है, बूंद के रूप में दिखता है। बच्चों वही आपके आसुत जल है, वही आपके आसुत जल है। उस आसुत जल को आसवन विधि द्वारा, मतलब आप किसी भी पानी को आप गर्म करके आसवन विधि द्वारा आप आसुत जल प्राप्त कर सकते हैं। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि कोई भी नॉर्मल वाटर है, उस वाटर को आपको आसुत जल बनाना है तो क्या करेंगे। तो बच्चों आपको बोलना होगा कि हम आसवन विधि का प्रयोग करेंगे। फिर वह सवाल आपसे पूछेगा कि आसवन विधि में आप करते क्या है। तो बच्चों आसवन विधि में उस वाटर को बॉयल किया जाता है। बॉयलिंग होने के बाद उसका जो वाष्प बनता है, और वो वाष्प के द्वारा जो पानी जो है ना जमा होता है, इकट्ठा होता है, वो उस वाटर को हम बोलेंगे आसुत जल। आसुत जल बोलेंगे डिस्टिल वाटर। सर ये वाटर जो है ना हम लोग उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो बच्चों यह इस पानी को हम लोग बैटरी में करते हैं, पीने में नहीं करते हैं। आसुत जल का प्रयोग हम लोग बैटरी में करते हैं क्योंकि ये शुद्ध जल होता है बच्चों। उपयोग नेक्स्ट बात को घाव धोने में डॉक्टर लोग जो ना, कोई घाव बहुत पुराना है, बहुत पुराने से उसमें जब बहुत सारे जो ना क्या हो गया, कीटाणु हो गया है, तो उस घाव को धोने में डॉक्टर लोग आप देखे होंगे एक पानी का यूज करता है, वही पानी आपका आसुत जल है, डिस्टिल वाटर है। तो आपने क्या जाना बच्चों, वो आसुत जल का प्रयोग हम लोग बैटरी में करते हैं, आसुत जल का प्रयोग हम लोग घाव धोने में करते हैं, और आसुत जल का प्रयोग हम लोग इंजेक्शन में करते हैं। सर इस इंजेक्शन में कैसे करते हैं, आप देखे होंगे कि यदि किसी पेशेंट को इंजेक्शन देना हो तो एक छोटा सा डब्बा होता है, वो सूखा हुआ, उसमें पाउडर होता है, और क्या उसके साथ एक छोटा सा जो ना पानी का जो है ना क्या होता है, डब्बा रहता है। बच्चा छोटा जो पानी का डब्बा रहता है वही तो आसुत जल है आपके। उस आसुत जल में से क्या डॉक्टर क्या करता है, पानी निकालता है, फिर वो सूखा इस डब्बा में जो सूखा हुआ क्या रहता है, वो पाउडर रहता है, उसमें ये आसुत जल डाल के और उसको मिलाया जाता है, और मिला करके फिर
इंजेक्शन दिया जाता है। आज के बाद आपसे पूछा जाए कि आशुद्ध जल क्या आप पी सकते हैं? सर आशुद्ध जल का हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं। पी तो सकते हैं लेकिन आपको संतुष्टि नहीं होगी, हमारे शरीर के लिए जो पानी में इंपॉर्टेंट तत्व है वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि अशुद्ध जल को सबसे शुद्धतम जल कहा जाता है। तो इसलिए अशुद्ध जल का उपयोग बैटरी में किया जाता है, अशुद्ध जल का उपयोग घाव धोने में किया जाता है, अशुद्ध जल का प्रयोग इंजेक्शन में किया जाता है। मैंने एक एक चीज को एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट बात करूं बच्चा, ये वर्षा का जो जल होता है, वर्षा का जल भी अशुद्ध जल होता है। सर अशुद्ध जल होता है, लेकिन जब वर्षा का पानी हमारे इस वायुमंडल में आता है तो वायुमंडल में बहुत सारे धूल है, कण है, बहुत सारे गैसेज हैं, जिसके कारण उसमें मिल जाता है और मिलने के कारण जो है ना वो अशुद्ध जल नहीं होता है। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि वर्षा का पानी अशुद्ध जल होता है, तो बोलेंगे सर वर्षा का पानी अशुद्ध जल तो होता है, लेकिन अब जैसे हुआ बारिश हमारे इस वातावरण में आता है, वायुमंडल में आता है, तो वायुमंडल में जितने धूल और कण होते हैं, बहुत सारे गैसेज होते हैं बच्चों, उसमें मिलने के बाद वो अशुद्ध जल नहीं होता है, वो अशुद्ध हो जाता है। फिर उस जल को आप अशुद्ध कर सकते हैं, तो कैसे कर सकते हैं बच्चों? उसको आप गर्म करके वाष्प के रूप में उसको इकट्ठा करना पड़ेगा, और वो जब ठंडा होगा वही तो आपके अशुद्ध जल हैं। अब बात करते हैं, मैंने अभी बताया कि अशुद्ध जल 0 ppm का होता है। इसका मतलब है सर वर्षा जल का भी 0 ppm होना चाहिए। बच्चों यदि आपके वायुमंडल में गंदगी नहीं हो, आपके वायुमंडल में बहुत सारे धूल कण नहीं हो, आपके वायुमंडल में बहुत सारे गैसेज नहीं हो, तो वर्षा जल का भी 0 ppm होगा। लेकिन ये वर्षा का जल इस पृथ्वी पर पहुंचते पहुंचते इसके 250 ppm हो जाता है। बच्चों अब तो यहाँ पे बात होती है कि सर आपने बताया कि वर्षा जल भी तो क्या होता है, वर्षा जल भी अशुद्ध जल होता है, तो अशुद्ध जल का 0 ppm होना चाहिए, आपने 250 ppm क्यों लिखा? बच्चों मैंने 250 ppm इसलिए लिखा कि जब बारिश का ये वर्षा का जल इस वायुमंडल में जैसे ही मिलता है उसमें धूल कण मिल जाता है, और जब धूल कण मिल जाता है तो ppm बढ़ जाता है, ppm बढ़ के 250 ppm हो जाता है। होना चाहिए कितना? यदि होना चाहिए 0 ppm, क्योंकि अशुद्ध जल का 0 ppm होना चाहिए। सर इसका 250 हो गया, तो अब वर्षा का जल अशुद्ध जल नहीं कहलाएगा। यही कारण है कि आप देखे होंगे क्या कहते हैं, पूर्व जितने भी जन पूर्वज लोग हैं, दादी लोग जो है ना, दादा लोग जो है ना, पूर्वज लोग जो है, आज के जो है ना ये आज के लोग को तो इस चीज़ की जानकारी ही नहीं है। पहले के लोग कहते, दादी लोग कहा करती थी कि जो ना फर्स्ट बारिश में बच्चे को नहीं नहाना चाहिए। बच्चे वहाँ पे भी आपकी केमिस्ट्री है, लेकिन हम लोग इस चीज़ को समझने की जो है ना कभी इच्छा ही नहीं रखते हैं। कहा जाता, मम्मी दादी लोग कहा करती थी कि आप जो है ना फर्स्ट बारिश में आपको नहीं नहाना चाहिए, बच्चे किसी को भी नहीं नहाना चाहिए। एक्चुअली में होता क्या है बच्चों, बहुत दिन के बाद जब बारिश होती है, फर्स्ट बारिश होती है, इस वायुमंडल में जितने भी धूल कण है वो धूल कण वो फर्स्ट बारिश में मिलता है और ppm बढ़ जाता है बच्चों। और जब ppm बढ़ जाता है तो हमारे स्किन के लिए बहुत ही हानि होता है, आपके पूरे शरीर में इन्फेक्शन बढ़ सकता है, आपके स्किन में फोड़े फुंसी हो सकता है, क्योंकि उस पानी का ppm बढ़ चुका है। क्यों बच्चों? इसलिए बढ़ चुका है क्योंकि वायुमंडल में बहुतों दिनों से बारिश नहीं हो रही थी, तो वायुमंडल में बहुत सारे धूल कण था, और फर्स्ट बारिश हुआ तो वो धूल कण बारिश के जन बूंदों में मिला, और वो आपके फेस पे, आपके स्किन पे जब पहुंचता है तो आपके लिए हानि होता है। यही कारण है कि फर्स्ट बारिश में नहीं नहाना चाहिए। साइंस के हिसाब से यदि पूछा जाए आपको फर्स्ट बारिश में क्यों नहीं नहाना चाहिए बच्चों, तो आप जवाब देंगे कि उस बारिश का ppm बढ़ जाता है, 250 ppm हो जाता है, जो हमारे स्किन के लिए खतरनाक होता है। बात करते हैं सर यदि हमारे वायुमंडल शुद्ध रहता तो बच्चों 100% नहाना चाहिए, 100% नहाना चाहिए। पहले लोग, यदि आप जो है ना पीछे की यदि कुछ इतिहास को जानने की कोशिश करेंगे, या दादी लोग नानी लोग थोड़ा सा जो है ना कभी उनके पास बैठ के उनकी बातों को सुना करेंगे, तो बहुत ही मज़ा आता है, लगता है कि दादी लोग पहले ही साइंस जानती थी।
दादी लोग बोला करती थी, सो यदि किसी को घाव हो जाता था तो बारिश के पानी को जमा करके उस बारिश के पानी से धोया करता था। बच्चों, उस दादी को ये पता नहीं था कि ये अशुद्ध जल है, क्योंकि उस समय दादी लोग के समय में ये प्रकृति स्वच्छ था, हमारे वायुमंडल स्वच्छ था, हमारी प्रकृति में ऑक्सीजन की मात्रा 100% थी। लेकिन दिनों दिन जो है ना हमारे वायुमंडल खराब होते गया। यही कारण था कि पहले के लोग बारिश के पानी को जमा करके घाव को धोया करते थे, क्योंकि बच्चों बारिश का जल अशुद्ध जल शुद्ध जल माना जाता था। उस समय प्रकृति इतना जो है ना इतनी जो है ना वायुमंडल इतनी हमारा खराब नहीं था, इतना पोल्यूशन नहीं था। तो आज के बाद यदि आपसे कोई सवाल करे कि जो है ना वर्षा के पानी से हम लोग को क्यों फर्स्ट बारिश से क्यों नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि उसका पीपीएम बढ़ जाता है, 225 पीपीएम हो जाता है। बच्चों क्यों बढ़ जाता है, आप तो ये सवाल होता है क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि हमारे वायुमंडल में बहुत सारे धूल है, बहुत सारे कण है, जिसके कारण जो है ना बच्चों वो जो है हमारे लिए हार्मफुल होता है। मृदु जल, अभी मैंने आपको कंप्लीट किया था अशुद्ध जल, अब हम जानने जा रहे हैं सॉफ्ट वाटर। तो मैंने यहाँ पे लिखा मृदु जल किसको कहता है, जो हम लोग घर में पानी पीते हैं ना वो मृदु जल है, जिसको सॉफ्ट वाटर प्रयोग कहते हैं। हम लोग जो घर में प्रयोग करते हैं बच्चों वो सॉफ्ट वाटर होता है, और सॉफ्ट वाटर ही हम लोग क्या करते हैं घर में यूज करते हैं। पीने योग्य पानी, जो पानी पीने योग्य हो उसको बोला जाता है मृदु जल। क्या कहा जाता है उसको, मृदु जल कहा जाता है। और जिस पानी में साबुन लगाने के बाद जो ना झाग उत्पन्न होता है बच्चा, वो मृदु जल होता है। क्या होता है, मृदु जल होता है। मैंने क्या बताया था, अशुद्ध जल शुद्ध जल होता है। अशुद्ध जल का क्या कहते हैं 0 पीपीएम होता था, लेकिन इस मृदु जल का हम लोग जो घर में पानी पीते हैं वो पानी का पीपीएम होता है 150। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे पूछा जाएगा कि आप जो घर में पानी पीते हो उस पानी का पीपीएम कितना होता है, तो बोलेंगे 150। कहेगा डॉक्टर जो है ना वो जो है ना पानी जो है ना इंजेक्शन में डाल के मिला के जो है ना सुई दी जाती है, उसका पीपीएम कितना होता है, तो बोलेंगे 0 पीपीएम, क्योंकि वो शुद्ध जल होता है और शुद्ध जल हम लोग जो है पीने में प्रयोग नहीं करते हैं। तो आज मैंने क्या सीखा कि मृदु जल का प्रयोग हम लोग पीने में करते हैं और मृदु जल का प्रयोग हम लोग स्नान वगैरह में करते हैं। यही कारण है कि बच्चों वो पानी जब हम लोग स्नान करते हैं तो उसमें साबुन लगाते हैं तो क्या निकलता है, झाग निकलता है। अब आपसे पूछा जाएगा कि मृदु जल का पीपीएम कितना होता है बच्चों, तो मृदु जल का पीपीएम 150 होता है। अब बात करते हैं सर इस पानी में हम लोग जो पानी पीते हैं उस पानी में क्या क्या मिला हुआ होता है। तो ये जो मृदु जल है उसमें सोडियम मिला हुआ होता है, उसमें कैल्शियम मिला हुआ होता है, उसमें मैग्नीशियम मिला हुआ होता है, इसलिए इस पानी को कहा गया मृदु जल। तो देखिए मैंने क्या बताया था, H2O किसका हो जा रहा था, अशुद्ध जल का। किसका हो रहा था, H2O अशुद्ध जल का हो रहा था, क्योंकि अशुद्ध जल शुद्ध जल होता है। इस जल में न ही सोडियम होता है, इस जल में न ही कैल्शियम होता है, और इस जल में न ही मैग्नीशियम होता है, सिर्फ H2O होता है, इसलिए इसको अशुद्ध जल कहा गया। और इसी अशुद्ध जल में जब मिला दिया जाता है सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, तब तक आपके घर में जो पीने योग्य वाला पानी होता है वो पानी हो जाता है। तो आज के बाद आपने क्या सीखा कि हम लोग जो घर में पानी पीते हैं उस पानी में क्या क्या मिला हुआ रहता है, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। और इंजेक्शन वगैरह में घाव धोने में जो पानी का प्रयोग किया जाता है वो स्टील वाटर होता है, सिर्फ H2O होता है, उसमें कुछ मिला हुआ नहीं होता है। और नेक्स्ट बात करूं बच्चों, क्वेश्चन नंबर तीसरा प्रकार, पानी का तीसरा प्रकार। मैंने पहला अशुद्ध जल के बारे में बता दिया, मृदु जल के बारे में बता दिया। अब चलिए जानते हैं कठोर जल के बारे में। कठोर जल को हार्ड वाटर कहा जाता है और ये साबुन से कम झाग निकलता है। यदि पानी कठोर है तो बच्चों वो पानी में झाग कम निकलता है, वो पानी में कम। इसका मतलब आपने अच्छे साबुन लाया है और उस साबुन को लगाने के बावजूद भी यदि उसमें झाग नहीं बन रहा है तो आपको समझ में आनी चाहिए कि वो पानी कौन सा पानी है, कठोर जल है। वो पानी मृदु जल नहीं है, मृदु जल रहता है तो झाग ज़्यादा निकलता है। तालाब का पानी क्या होता है, कठोर जल होता है। साबुन जो है ये क्या होता है, ये तालाब का पानी हो गया। उसके बाद समुद्र का पानी हो गया। यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, समुद्र की जगह पे मैंने लिखा क्या, समुद्र।
समुद्र का पानी क्या होता है, कठोर जल होता है। तो ये तालाब के पानी में आपका झाग कम निकलेगा। अब बात करते हैं सर, ये मैंने कठोर जल को दो भाग में बांटा, एक बताया था मैंने अस्थाई, दूसरा बताया मैंने अस्थाई। तो चलिए जानते हैं कि अस्थाई जल कब बनता है और अस्थाई कब बनता है और अस्थाई कब बनता है। बच्चों मैंने आसुत जल को प्रकार नहीं बताया, मृदु जल का कोई प्रकार नहीं होता है, लेकिन कठोर जल का दो प्रकार होता है, अस्थाई जल और अस्थाई जल और अस्थाई जल। तो बच्चों आपने सबसे पहले जाना कि कठोर जल कहाँ पाया जाता है, तो तालाब के पानी को कठोर जल कह सकते हैं, समुद्र के पानी को कठोर जल कह सकते हैं। बच्चों जिस पानी में कैल्शियम हो, मैग्नीशियम हो और उसको मिला दिया जाए बाइकार्बोनेट के साथ, किसके साथ, बाइकार्बोनेट के साथ मिला दिया जाए, तो वो पानी अस्थाई कठोरता हो जाता है, उस पानी में अस्थाई कठोरता हो जाता है। पानी है, उस पानी में कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और उसको जो है बच्चों क्लोराइड के साथ मिला दिया जाए या तो सल्फेट के साथ मिला दिया जाए, तो वो अस्थाई कठोरता हो जाता है, वो परमानेंट कठोरता हो जाता है। फिर से समझिए, मैंने अभी क्या बताया कि मृदु जल हम लोग पीने में उपयोग करते हैं, मृदु जल से झाग ज़्यादा निकलता है। मृदु जल मतलब पीने वाले पानी का ppm 150 होता है। हम लोग जो घर में पानी पीते हैं उस पानी में सोडियम होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है। क्वेश्चन तीसरा प्रकार मैंने बताया कठोर जल, ये कठोर जल तालाब में पाया जाता है, ये कठोर जल समुद्र में पाया जाता है। अब बात करते हैं सर, इसका दो प्रकार आपने बांट दिया, ये कठोर जल दो प्रकार का, अस्थाई, अस्थाई। सर अस्थाई, ये समुद्र का पानी अस्थाई कैसे बनता है बच्चों, यदि इसी वाटर को बाइकार्बोनेट के साथ मिला दिया जाए। सर बाइकार्बोनेट कहाँ से लाएंगे सर, ये जो है ना आपके मार्केट में अवेलेबल होता है, आपके लेबोरेटरी में क्या कहते हैं प्रयोग होता है। जैसे आप 12th में जाएंगे तो बहुत कॉलेज में लैब करवाते हैं, लैब में ये सब चीज़ आपको मिलेगा। मार्केट से आप खरीद के ला सकते हैं, समुद्र को पानी आप ला सकते हैं और समुद्र के पानी को जो है ना आप क्या कर देंगे, बाइकार्बोनेट के साथ यदि मिला देंगे तो वो पानी अस्थाई कठोरता हो जाएगा, उसका अस्थाई कठोरता हो जाएगा। फिर समुद्र के पानी को आप क्लोराइड, आप मार्केट से क्लोराइड ला सकते हैं, यदि आप जो ना ये पानी क्लोराइड के साथ मिला देंगे तो अस्थाई कठोरता, या सल्फेट के साथ आप मिला देंगे तो अस्थाई कठोरता मिलता है। तो आपने क्या देखा अभी जो है ना, आसुत जल मैंने बता दिया पानी का प्रकार, आसुत जल, मृदु जल, कठोर जल। अब बच्चों मैं आपको बताने जा रहा हूं भारी जल। तो बच्चों यहाँ पे अब जो हम जानेंगे पानी के चौथा प्रकार। तो चौथा प्रकार क्या आपके भारी जल, जिसको हैवी वाटर कहा जाता है। ये जो हैवी वाटर होता है ना, ये तीन प्रकार जो मैंने अभी जो बताया चुका हूँ, आसुत, मृदु और कठोर, इससे बिल्कुल अलग होता है। तो ये भारी जल को हैवी वाटर कहते हैं, इसका अनुभार होता है 20। इस वाटर को कहा जाता है D2O, याद रखिएगा। इस भारी जल को, जैसे मैंने क्या बताया था, आसुत जल को H2O बताया था, तो भारी जल का फॉर्मूला क्या होता है D2O। H के जगह पर क्या जाता है D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। क्या बोलेंगे इसको, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। क्या बोलेंगे बच्चों इसको, ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोलेंगे। यह गाढ़ा पानी होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो पानी जो होता है बहुत ही गाढ़ा होता है। और इस पानी का खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम था यूरे। क्या नाम था, यूरे साहब ने सबसे पहले ये भारी जल का प्रयोग किया और इन्होंने ही D2O नाम दिया, इन्होंने ही D2O नाम दिया। अब बात करते हैं सर इसका जो है ना ये इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, तो परमाणु संयंत्र में। ये वाटर नॉर्मली वाटर नहीं होता, इन लोग को, इस वाटर को हम घर में उपयोग नहीं कर सकते हैं, इस वाटर को हम लोग परमाणु संयंत्र में कर सकते हैं। कहाँ कर सकते हैं इसको, परमाणु संयंत्र में इस वाटर का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले इसका अनुभार आप याद रखिएगा 20 ग्राम ना। इस वाटर को जो है ना, जल को अनुभार कितना होता है 20, और इसका फॉर्मूला होता है D2O, इसी को बोलते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड। सर इस पानी का भारी जल को जो है ना कहाँ प्रयोग करते हैं, तो परमाणु संयंत्र में करते हैं। हम लोग ये घर में इस पानी का उपयोग नहीं कर सकते हैं। ये पानी सबसे गाढ़ा होता है, मैंने 4 प्रकार बताया, आसुत, मृदु और कठोर, भारी। तो ये पानी बहुत ही गाढ़ा होता है। और प्रथम वैज्ञानिक खोज करने वाले यूरे, इसका निर्माण कहाँ होता है, अभी भी
उड़ीसा में होता है। आपसे पूछा जाएगा कि भारी जल का निर्माण कहाँ होता है, तो बोलेंगे कि उड़ीसा में। प्रथम बार उड़ीसा में हुआ था और अभी तक कंटिन्यू भारी जल का निर्माण कहाँ होता है, उपयोग में। ये नॉर्मल वाटर नहीं है कि आप समुद्र से उठा लेंगे, चापाकल से निकाल लेंगे, बोरिंग से निकाल लेंगे। इस वाटर को बनाया जाता है, इसलिए इसका निर्माण उड़ीसा में होता है। सर किन विधियों से बनाया जाता है, तो इसको ये DTO को, भारी जल को प्रभाजी अपघटन विधि से बनाया जाता है। 2 विधि है। आपसे पूछा जाएगा भारी जल को प्राप्त करने के लिए कितने विधि है, तो बोलेंगे 2 विधि, प्रभाजी अपघटन, दूसरा विद्युत अपघटन। जाके ये 2 विधि के द्वारा भारी जल प्राप्त किया जाता है। चलिए मैं एक एक बार रिपीट कर दूं। सबसे पहले मैंने पानी के बारे में बेसिक चीज बता दिया था, ठीक है। ये अकार्बनिक होता है, यौगिक होता है, कोणीय संरचना 104 होता है, रंगीन होता है, गंधीन होता है, स्वादीन होता है और इसका घनत्व 4 डिग्री होता है। नेक्स्ट बात करें बच्चों, जल 4 प्रकार के मैंने बताया। आशुद्ध जल जो कि बिल्कुल शुद्ध होता है, इसमें कुछ भी मिलावट नहीं होता है। हम लोग जो ना इसको जनरली उपयोग करते हैं, किसमें, डॉक्टर लोग यूज करते हैं इस पानी को, बैटरी में यूज करते हैं। नेक्स्ट बात करते